स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स की क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम एकविमीय गति पढ़ रहे थे, उसमें लगभग जो व्यंजक वाला न्यूमेरिकल था वो लगभग खत्म हो गया है। अभी इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक बचा है हमारा वह है समाकलन। समाकलन और अवकलन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। ये जो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो आने वाले जो चैप्टर्स है उसके व्यंजक के रूप में हमें समाकलन अवकलन की आवश्यकता होगी। इस कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वीं में अभी ये बेसिक क्लास है, अगर कोई बच्चे मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अवकलन और समाकलन क्लास 12th में स्पेशली मैथमेटिक्स में पाया जाएगा और बड़े रूप में पाया जाएगा, और उसको डिटेल में और पढ़ेंगे तो ये फाउंडेशन क्लास रहेगी। उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बायो वाले बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फिजिक्स में उनके लिए भी अप्लाई होने वाला है। 11th में भी होने वाला है, 12th में भी कुछ जगहों पर होता है। तो आज हम चलेंगे अवकलन की ओर। अवकलन क्या होता है? सबसे y इक्वल टू fx का हाफ, जहाँ पर x क्या है, स्वतंत्र चर है और y आश्रित चर है। जहाँ पर x के मान पर ही y का मान क्या होता है, निर्भर करता है, इसलिए कहते हैं इसे ही x का y के सापेक्ष अवकलन कहते हैं। और y के सापेक्ष अवकलन इसका जो प्रथम सिद्धांत से जो फॉर्मूला होता है dy/dx, ये तो यहाँ पर जो रहता है वो सापेक्षता बताता है कि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अगर y रहेगा तो y के सापेक्ष, z रहेगा तो z के सापेक्ष, जिसकी सापेक्षता होगी उसके सापेक्ष ये होता है fx प्लस h लिमिट के साथ fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये प्रथम सिद्धांत के आधार पर है, जिसका उपयोग फिलहाल हमें नहीं करना है, फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। 11th के मैथमेटिक्स वाले बच्चे इसके लिए इसका यूज करेंगे, वो इसी साल मैथ्स के चैप्टर्स में जो आने वाले उनके लिए रहेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण होते हैं सूत्र होते हैं, मैं कुछ सूत्र लिख रहा हूँ। d/dx x के साथ एक्स्ट्रा बताता है, x की घात है इसमें ये फॉर्मूले होते हैं। जब चर रहता है तो घात सामने आता है और घात में घट जाता है। दूसरी बात साइन का होता है cos x, cos का होता है माइनस साइन x, सेक का होता है sec x इनटू tan x, tan का होता है sec स्क्वायर x, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, cosec का होता है माइनस cosec x इनटू cot x। का घात x है, की घात x होती है और 1/x। इससे पहला सूत्र है, हम उसके आधार पर बताएंगे x 3x³ सबसे पहले जान ले, वेरिएबल के सामने जो भी कोफिशिएंट होंगे अर्थात गुणांक होंगे वो कभी भी अवकलन में भाग नहीं लेंगे जब तक आपके पास चर उपस्थित रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान में रखिएगा। और जैसे मैंने माना कि y तो इसका x है, क्योंकि x है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर किया मैंने तो क्या होगा, इसको सेट कैसे करते, तो d/dx अवकलन करूंगा तो d/dx, यहाँ पर y है तो y लिख दूंगा। फिर यहाँ पर d/dx लिखा, कभी भी मैंने कहा गुणांक भाग नहीं लेंगे, वो भाग लेंगे, भाग गए और x³ हो गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n सामने आया, मतलब घात सामने आएगा तो 3 सामने आएगा, और घात में ये 3 तो था। आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। तो घात सामने आएगा तो 4 सामने आया, और 4 में एक घटा तो क्या हो गया 3, तो 4 दिया 12x³। आप मौखिक भी बोल सकते हो, 2x मान लिया जाए तो x है, 2x का 3 है, तो ये डायरेक्ट नीचे उतारेंगे 3 दूनी 6 और घात में एक घटा तो क्या होंगे 2। इस प्रकार से वेरिएबल बेस्ड आपके पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो इस प्रकार से कुछ बनेंगे। और कुछ और एग्जांपल्स दूंगा
बुक में बहुत ही शॉर्टकट में बताया है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा आपसे। नेक्स्ट करेंगे, जैसे y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अवकलन करने पर तो मैं करूंगा d बाई डी एक्स y के साथ, और d बाई डी एक्स मोर देन वन वैल्यू है, इसलिए मैं क्या करूंगा थोड़ा सा डिटेल में अब मल्टीप्लाई करूंगा। d बाई डी एक्स सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, बस कोफिशिएंट याद रखिएगा सामने आ जाएगा। जब कोई भी वेरिएबल नहीं होती तब वो जो कोफिशिएंट या वेरिएबल होता है, जो कांस्टेंट वेरिएबल है, वो क्या करता है अवकलन को पार्ट देता है। और कांस्टेंट वेरिएबल का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ d बाई डी एक्स सी, कांस्टेंट सी फॉर कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन अवकलन होता है वह 0 होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, a सेट करना देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। एक्स की वन पावर वाले का जो डिफरेंशिएशन है ऑलवेज भी 1 होता है, इसको याद रखिएगा आप। इसको भी फॉर्मूला बना के रख लीजिए, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी एक फॉर्मूला बना दिया मैंने। हम चलेंगे ए, पावर सामने आया, पावर में एक माइनस हुआ प्लस बी, इसका मैंने एक बताया था, और कांस्टेंट का तो 0, तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। ऐसे बहुत से आप डिफरेंशिएशन इस प्रकार से जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका इक्वेशन बेस्ड। मैं टाइप 2 की तरफ चलूंगा, मैं वैरायटी बताऊंगा आपको, बहुत सारी वैरायटी है। मल्टीप्लिकेशन गुणा रूप की वैरायटी बताऊंगा आपको, और गुणा से पहले अस्पष्ट पदों के बारे में बताऊंगा। y इज इक्वल टू, मान लिया जाए अभी तक आप जानते हैं sin x का अवकलन होता था cos x का, आप फटाक से बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने x के जगह x स्क्वायर अर्थात फॉर्मूला से डिफरेंट आपको जब दिखाई दे तो जो डिफरेंट दिखता है उसको मान लिया जाए कोई एक वेरिएबल, और उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है dy by dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ये फॉर्मूला होता है अवकलन का। अगर ऐसा मानना रहेगा तो हमारा सवाल कैसे हो जाएगा, जब हमने माना तो y इज इक्वल टू साइन t हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए अवकलन कैसे हो रहा है, डी बाई डी एक्स डी अपॉन डी टी। देखिए y का वैल्यू क्या है, साइन t, तो आप सापेक्षता भी देख लीजिए, है टाइप t था तो t के सापेक्ष हो रहा है। और जिसको मानते हैं d बाई डी एक्स, t किसको माना था हमने, एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं, इस प्रकार से सेट हो गया इस फॉर्मूले में। और साइन t का हो जाएगा cos t, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, गुणांक में सामने मिला लेंगे 2x इंटू cos, और t की वैल्यू पुट कर देंगे ये x स्क्वायर। तो ये अस्पष्ट पद हैं, इनके हो जाते हैं इस प्रकार से, और इसको सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। आगे चलूंगा, जैसे मैंने कह दिया y इज इक्वल टू cos 2x प्लस 3। अब cos x जानते थे लेकिन 2x प्लस 3 है तो हम मान लेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t, यही फॉर्मूला हमारे, तो y इज इक्वल टू जाएगा cos t। तो यहाँ पर रूप बदल जाएगा, और कैसे होगा, इस फॉर्मूला में हम सेट करेंगे डी बाई डी टी, y की वैल्यू क्या है cos t, देखिए, और d बाई डी एक्स, और t की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, तो cos t का हो जाएगा माइनस साइन t, फॉर्मूला के आधार पर आपके पास लिखा हुआ है। और ये जब गुणा होगा इसको थोड़ा सा हल करूँगा, दो सामने आएगा dx और इंटू डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 3, तो आपको पता है माइनस साइन t, x का अवकलन dx अपॉन dx का 1 होता है, तो यहाँ पर बचा 2 इंटू 1 प्लस कांस्टेंट है राशि संख्या, तो हो जाएगा 0, तो बचा 2, इसके साथ गुना होगा तो माइनस 2 साइन, और t की वैल्यू रख देंगे 2x प्लस 3। तो ये हो गया आपका अवकलन। तो ये जो अस्पष्ट पद है जो प्रतिस्थापन करते हैं
उसके बदले में हम दूसरे वैल्यू को मानते हैं और उस प्रकार से इसे आसानी से हल करते हैं। ऐसे सवाल की ये सेकेंड वेराइटी है। अब मैं आपको थर्ड वेराइटी की तरफ ले जाऊंगा, आप थोड़ा सा देख लेना इसे। मैं इसको बता रहा हूँ, आप हो सके तो फोटो खींचे, स्क्रीनशॉट ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्लास की तरफ चलूँ तो नेक्स्ट है मेरा गुणा, बताऊंगा मैं आपको गुणा। मान लीजिएगा y इज इक्वल टू दो पद है, प्रथम और द्वितीय, दो पद हमें दिखाई पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कैसे करते हैं, dy अपॉन dx, प्रथम गुणा द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, ये फॉर्मूला है। मान लिया जाए y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, हमारे पास आ गया। तो फर्स्ट, किसी को भी आप फर्स्ट और किसी को भी सेकंड ले सकते हो, x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट मतलब x इंटू सेकेंड का अवकलन, सेकेंड मतलब कि x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x, तो क्या हो जाएगा x e टू द पावर x पे e टू द पावर x जो होता है, जो d बाई डी एक्स की बात करते हैं उसी का ही डिफरेंशिएशन होता है, उस पे आ प्लस e टू द पावर x, और वो x का तो 1 होता है, आपको बताना था, ये हो गया। और अगर आपको इजी करना है इसको तो क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, e टू द पावर x इज कॉमन, देन रिमेनिंग वैल्यू इज x प्लस 1, तो दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x into e to the power x। देख सकते हैं गुणा वाला भी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू x cos x, जो भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है dy बाई डी एक्स, फर्स्ट इट मींस x d बाई डी एक्स, सेकंड cos x d बाई डी x फॉर्मूला में मैंने रख दिया x। सबसे पहले तो मेन बात ये है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद होगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। cos x का होता है माइनस साइन x प्लस cos x और x का होता है 1, तो आप देखेंगे x माइनस सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर साइन x प्लस cos x, ये हो गया। तो ये था आपका गुणा वाला, आप देख सकते हैं मैंने गुणा को। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वेराइटी की तरफ चलूंगा। चलेंगे आप नेक्स्ट वेराइटी की तरफ। नेक्स्ट हम चलेंगे भाग की तरफ। भाग में y बराबर होता है अंश बटे हर, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, अवकलन के रूप में हर का वर्ग इंटू हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ये हमारा भाग के लिए फॉर्मूला हुआ। जस्ट लाइक हम कर सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, लिख रहा है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे y, देख पाएंगे क्या कि हम लिख रहे हैं हर का वर्ग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इंटू हर
जब मोर देन वन वैल्यू रहता है तो ब्रैकेट का यूज करना है हमको, डी बाई डी एक्स कॉस का साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो आप देखेंगे कॉस तो कॉस रहेगा, साइन का क्या होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आप देखेंगे कॉस इंटू कॉस क्या हो रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है अकॉर्डिंग टू सर्वसमीकरण से, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये होता है आपका भाग विधि से बना सवाल, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बाद और मैं बताऊंगा। तो ये रहा, हम आगे और चलते हैं ऐसे ही उसी सवाल की तरफ। y इज इक्वल टू जैसे x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इस प्रकार से भी चल सकते हैं। y इज इक्वल टू हर का डी वाई बाई डी एक्स, हर का वर्ग 1 प्लस साइन एक्स का फुल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू हर का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन एक्स माइनस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, मोर देन 1 वैल्यू रहेगी तो ब्रैकेट मेंटेन करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स एज यूजुअल रहेगा, इंटू एक्स का तो 1 हो जाएगा, इंटू एक्स 1 प्लस साइन का 1 का तो 0 होना है, प्लस साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का फुल स्क्वायर। तो ये था आपका क्या भाग विधि का अवकलन, जिसे आप देख सकते हैं। तो मैंने अवकलन को बहुत सारे वेराइटीज में डिवाइड किया, और आप बुक से क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, बुक में विद सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये आपके लिए क्या था अवकलन, जिसे आप देख सकते हैं। अब हम प्रारंभ करेंगे समाकलन इंटीग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ डिफरेंशिएशन था, इसे डी बाई डी एक्स लिखते थे, डी से स्टार्ट किया जाता था। यहाँ पर समाकलन को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि अवकलन के विपरीत उल्टे को ही समाकलन कहते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है x की घात n, वहां पर घात सामने आकर एक घटता था, इसमें घात में एक जुड़ता है, और जो घात में रहता है वही क्या होता है घात में रहता है वही उसके हर में आता है। जैसे मैंने एक शब्द कहा अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है, तो समाकलन का उल्टा अवकलन होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखिए मैं इसका अवकलन करके मैं सिद्ध करने का प्रयास करता हूँ। मैं इसका अवकलन करता हूँ y इज इक्वल, हम जानते हैं कांस्टेंट राशि बाहर आ जाती है डी बाई डी एक्स एक्स की घात n प्लस 1। हम ये भी जानते हैं कि घात सामने आता है, तो n प्लस 1 सामने आया और घात में एक घटा, तो ये तो कट गया, तो बचा ये भी कैंसिल हुआ, तो क्या बचा x की घात n। तो पता चल गया एक अवकलन का उल्टा समाकलन या समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। फॉर्मूलाज भी आप देख लेंगे, साइन का कॉस, वहाँ पर साइन का कॉस होता था, कॉस का माइनस साइन होता था। यहाँ पर चिन्ह बस का फंडा है, यहाँ वहाँ पर sec x का sec x into tan x होता था, यहाँ sec x into tan x का sec x होता है। वहाँ पर cosec x का माइनस cosec x into cot x होता था, यहाँ पर cosec x into cot x का माइनस cosec x होता है। वहाँ पर tan x का sec square x होता था, यहाँ sec square x का
10x होता है। वहां पर cot स्क्वायर cot x का cosec स्क्वायर x होता था, यहाँ cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है। तो यही सब लगभग वहां पर log x का 1/x होता था, यहाँ 1/x का log x होता है। इक्वल टू द पावर x तो दोनों तरफ वैसे ही था। तो इसकी भी वैरायटी की तरफ चलूंगा, एक लीनियर इक्वेशन बताऊंगा। पहले तो फर्स्ट वैरायटी मान लिया जाए I is equal to ax square plus bx plus 3c। तो मैं x के सापेक्ष अवकल हो क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, यहाँ dx लगाते हैं, हो जाएगा ax square plus bx plus c ये dx, अर्थात एक चिन्ह रहेगा तो एक dx रहेगा, दो चिन्ह रहेगा तो दो dx रहेगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें भी कांस्टेंट भाग नहीं देता है। वहां पर एक का और x का अवकलन एक होता था, यहाँ पर एक का समाकलन x होगा, याद रखिए अगर x के सापेक्ष होगा तो ये बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ dx is equal to x, या एक नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बाय डिफॉल्ट उसमें एक रहता है x स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस c dx। आप जानते हैं घात में एक जुड़ता है, यहाँ पर घात में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला घात में एक जुड़ता है तो 2 में एक जुड़ेगा 3 होगा, और घात में जो रहता है वो उस नीचे आता है तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, एक है, एक में एक जुड़ेगा तो 2 होगा, ये 2 बटे में आएगा c x से dx बताया था मैंने, ये आपका क्या हो गया, समाकलन हो गया। ऐसे ही एक बताते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x का पावर 4, इसका भी हम लोग समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन i से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 डायरेक्ट कर रहा हूँ x स्क्वायर dx प्लस 4x क्यूब dx प्लस 5x4 dx। आप देखेंगे 3 पावर में एक जुड़ा 3 हो जाएगा बाई 3 प्लस 4 पावर में एक जुड़ा 4 हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 5 पावर में एक जुड़ा 5 अपॉन 5। आप देखेंगे 3 3 4 4 और 5 5 कैंसिल होते हैं तो x क्यूब x4 और x5 बचते हैं। तो ये था इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट वैरायटी है, ऐसा आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वैरायटी की तरफ चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वैरायटी है उसके अंतर्गत नॉर्मल जैसे i इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसका हमको क्या करना है, समाकलन। तो सबसे पहले समाकलन करना है तो ये dx लगाना पड़ेगा चिन्ह के साथ। सबसे पहले लेंथ आपने पढ़ा है तो इसका जब 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स होता है तो इसका वर्गीकरण करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, ये कर दिया हमने, और ये ब्रैकेट में रहेगा dx के साथ i इज इक्वल टू 4 मैंने बाहर निकाल दिया, ये जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये फॉर्मूला लिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। i इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, और ये बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर दोनों को मैं अलग अलग करके दे दिया हूँ, तो देखेंगे आप i इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आप देखिए साइन बटे 2 कॉस है तो एक तो साइन बटे कॉस होता है 10x,
और एक cos 1/cos बचा तो ऊपर sec x इंटू डी एक्स। हम देखेंगे I इज इक्वल टू इसका आंसर sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स का यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स का tan x होता है और sec x इंटू tan x का क्या होता है, tan x इंटू sec x का sec x होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। मेन है फॉर्मूला, यदि आपका फॉर्मूला कंफर्म है, अच्छा है, तो आप कैसे भी सवाल बना सकते हैं, फंड आपका क्लियर रहेगा। नेक्स्ट चलेंगे, आप देख सकते हैं इसको। I is equal to नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, जस्ट लाइक cot स्क्वायर x। सबसे पहले देखेंगे क्या cot स्क्वायर x का हमारे पास कोई फार्मूला है, नहीं है तो हमको उसको फार्मूले में बदलना है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। दूसरा सभी का हम जानते हैं tan का cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो फार्मूला को पुट करेंगे, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। I इज इक्वल टू इसको डिवाइड कर देंगे cosec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। तो आप देखेंगे cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला आपको दिख रहा है माइनस cot x और माइनस 1 का होता है x। तो ये इसका आंसर। ऐसे ही आप किसका बना सकते हैं, tan स्क्वायर x का बना सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हुआ। इसी प्रकार से बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। इसकी मैं नेक्स्ट वैरायटी की तरफ चलूँगा और इसमें भी जो अस्पष्ट पद रहते हैं उसको मानने वाला रहता है, तो देख लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ चलूँगा। जैसे मान लिया जाए मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको पहचानने का एक तरीका है कि एक का जो अवकलन है वहाँ पड़ा रहता है, जैसे साइन का अवकलन कॉस होता है, ये वहाँ पड़ा है, तो जिसका अवकलन पड़ा रहता है उसी को मानते हैं माना साइन एक्स इज इक्वल टू पी। साइन एक्स का होता है यहाँ पर, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का भी डी टी अपॉन कॉस एक्स इतना कर दिया। अब मैंने क्या किया था, किसको पी माना था उसको देख लिया जाए, साइन एक्स को माना था, तो हो गया रूट पी हो गया। कॉस एक्स 10 का 10 रहेगा, डी एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा डी टी अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बच गया रूट टी, तो टी की घात 1/2 कह सकता हूँ, यहाँ पर डी टी आप देख सकते हैं सापेक्षता भी मिल गई। यहाँ टी था तो हमें टी प्राप्त हुआ। अब जानते हैं घात में एक जुड़ता है, घात में एक जुड़ता है, और जो घात में रहता है वो यहाँ लिखते हैं। तो टी की घात 3/2, ये 3/2, ये 3/2 कूट देगा, रेसिप्रोकल होगा तो 2/3 होगा, और टी की वैल्यू को फिर से हम रख देंगे साइन एक्स था, और उसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं। और एक सवाल मैं पहले बता दूंगा आपको। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट खींचा करें, अगर आपको इंटरेस्टेड है आप ये सब बनाने की, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जस्ट लाइक x³ sin x 4 dx। देखिए इसका जो अवकलन है गुणांक में मत जाइए, 4 सामने आएगा, अवकलन है 4 में 1 घटा 3, यहाँ पर उसका यहाँ पर गुणा होना नहीं होता समाकलन में।
एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी माना, 4x का क्यूब हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, dt अपॉन 4x का क्यूब। अब मान रखेंगे हम I इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन टी और dx की वैल्यू है dt अपॉन 4x का क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया तो संख्या है वो बाहर आ जाती है, बच गया साइन की डी। देखिए सापेक्षता भी मिल गई, i इज इक्वल टू 1/4 साइन का होता है, आप देख सकते हैं माइनस कॉस की, तो माइनस कॉस की कर दिया, i इज इक्वल टू माइनस 1/4 कॉस एक्स टू द पावर 4। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था अस्पष्ट पद वाला। अब नेक्स्ट वेराइटी की तरफ फिर चलेंगे। अब चलूंगा मैं खंडशः समाकलन की ओर। खंडशः समाकलन का फॉर्मूला बताता हूँ। प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन चिन्ह के अंदर पहले का अवकलन फिर दूसरे का समाकलन और फिर अंत में पूरे का समाकलन, ये फॉर्मूला है। खंडशः में सबसे पहले चयन करना है, कभी भी हम वेरिएबल्स रहेंगे, x रहेगा, x स्क्वायर रहेगा, ये जो भी रहेंगे उसको हमेशा हमें पहला ही मानना है, अदरवाइज हमारा अवकलन कभी भी खत्म नहीं होगा। यहाँ पर गलत चयन आपका सवाल गलत कर सकता है, इसलिए हमको क्या करना है, रॉन्ग अगर आप चूज करेंगे कोई भी नंबर को, वहां पर आप गलत हो जाएंगे। जस्ट लाइक मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, x cos x। तो यहाँ पर देखेंगे आप I इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस समाकलन के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। आप देखिए मैंने फॉर्मूला में फिट कर दिया है, cos x का होता है sin x माइनस, इसका एक होता है cos x का फिर से होगा sin x और dx। I इज इक्वल टू x cos x sin x माइनस हो गया, एक से sin x का गुना होगा तो sin x dx। अब ये dx इसके लिए था तो I इज इक्वल टू x sin x और sin x का होता है माइनस cos x। ये आपका हो गया खंडशः समाकलन, आप देख सकते हैं। खंडशः में मैं एक ही सवाल बता रहा हूँ, आप x इंटू साइन एक्स करके भी बना के देखेंगे और बना सकते हैं। बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर घात 2 रहेगी तो आप 2 बार आपको खंडशः सूत्र लगाना पड़ेगा। मैंने एक ही वाला बताया है, आप एक वाला ही कम से कम सीख जाओ। अब हम चलेंगे, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो समाकलन था, वो अनिश्चित था। अब आ जाएंगे हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन ये होता है इस प्रकार से, लिमिट दिया रहता है और f(x) dx
हमने जैसे इसका अवकलन किया, समाकलन किया, तो जाएगा fx कैपिटल करके थोड़ा डिफरेंट, और ये इस प्रकार से इसके क्या रहेंगे, लिमिट रहेंगे। तो ये अपर लिमिट कहलाता है। x के जगह में एक बार b रखूंगा, b माइनस x के जगह में एक बार a रखूंगा। इस प्रकार से हम मान रखते हैं x की जगह में अपर लिमिट। सापेक्षता क्या था, अगर x रहेगा तो x की जगह में y रहेगा, तो y की जगह में z रहेगा, तो z की जगह में हम रखते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे हमको समझ में आ जाएगा। I is equal to 0 to pi by 2 cos x dx। I is equal to, हम जानते हैं cos x का समाकलन sin x होता है। हमने क्या किया, कर दिया 0 to pi by 2। अब हम क्या करेंगे, x के बदले में एक बार pi by 2 रखेंगे, फिर माइनस करके एक बार 0 रखेंगे। तो I is equal to sin pi by 2 minus sin 0। pi by 2 मतलब 90, तो sin 90 का मान होता है 1 और 0 का मान होता है 0। तो I is equal to क्या प्राप्त हुआ हमको, 1। ये था आपका निश्चित समाकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। I is equal to वेक्टर बेस है R1 R2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू dr। सबसे पहले हम सापेक्षता देखें। R की सापेक्षता है तो एक बटे R पर सटेगा, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगी। K Q1 Q2 निकल गया, और ये हो जाएगा एक बटे R का घात हो जाएगा dr, और ये R1 R2 घात में एक जुड़ता है, आपको याद होगा K Q1 Q2 घात में एक जुड़ता है, R की घात 2 + 1 माइनस 2 + 1। ये लिमिट इसके K Q1 Q2 R की घात ऋणात्मक हो गई, और यहाँ पर ऋणात्मक, और यहाँ पर R1 R2 K Q1 Q2। आप देखेंगे ऋण है, ये ऋण को हमने सामने ला दिया, और ये 1/r हो गया R1 R2। अब हम लिमिट रख देंगे माइनस K Q1 Q2 1/r2 माइनस 1/r1। ये आपका क्या हो जाता है, इसका अवकलन समाकलन हो जाता है, निश्चित समाकलन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा अवकलन और समाकलन क्या हुआ, समाप्त हुआ, और आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में 1वीं का जो अंतिम क्लास रहेगा, वहाँ पर अवकलन समाकलन से संबंधित हम व्यंजक को निकालेंगे और हम अपने चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।